नागरिकता संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति ने विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। इस कानून के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए अपने निवास का कोई प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। भारत की नागरिकता के लिए पात्र होने की समय सीमा 31 दिसंबर 2014 होगी। मतलब इस तारीख से पहले या इस तारीख तक भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र बन गए हैं। इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर बड़ी अड़चन भी दूर हो गई। सबसे बड़ी अदालत में न जमीयत की दलीलें टिक पाईं और न ही निर्मोही अखाड़े के दावे में दम दिखा। अयोध्या मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आ गया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 18 याचिकाओं को खारिज कर दिया। 9 नवंबर के फैसले के खिलाफ 9 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी, जबकि 5 पुनर्विचार याचिकाएं गैर पक्षकारों की तरफ से डाली गई थी, जिन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन हासिल था। निर्मोही अखाड़े ने अपनी याचिका में ट्रस्ट में भूमिका तय करने की मांग की थी। सीजीआई बनने के बाद जस्टिस बोबडे का अयोध्या पर पहला बड़ा फैसला आया है। बंद चैम्बर में 50 मिनट तक सुनवाई चली। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि हमने पुनर्विचार याचिकाओं और उससे जुड़े दूसरे पेपर पर गौर किया। हमें कोई आधार नजर नहीं आता कि ओपन कोर्ट में सुनवाई की जरूरत हो, लिहाजा याचिकाएं खारिज। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो अपने ही फैसले की दोबारा समीक्षा कर सके। पुनर्विचार याचिका के नियमों के तहत इसे फैसला आने के 30 दिनों के भीतर दाखिल करना होता है। ये तस्वीरें आज से 18 साल पहले की हैं, जब आज ही के दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन पर आतंकियों ने हमला किया था। 13 दिसंबर 2001 यही वो तारीख थी जब एक सफेद एम्बेसडर कार में सवार होकर चंद आतंकी संसद भवन परिसर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। कोई कुछ समझ पाता, तभी एम्बेसडर के चारों दरवाजे एक साथ खुले और गाड़ी में बैठे 5 फिदायीन पलक झपकते ही बाहर निकल आए और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 5 आतंकी AK-47 से लैस थे। पहली बार आतंक लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। पूरा संसद भवन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलियों की गूंज के बाद पहला धमाका यह ऐलान कर चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर आतंकी हमला हो चुका है। फायरिंग और धमाकों की गूंज के बीच सुरक्षा कर्मियों को लहूलुहान जमीन पर गिरते देख पल भर में तस्वीर साफ हो चुकी थी और अब संसद भवन के चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। आतंकी चारों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। करीब 45 मिनट की कार्रवाई के बाद सभी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के सदस्य शहीद हो गए। इसके अलावा संसद परिसर का एक कर्मचारी भी मारा गया था। निर्भया केस के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका को लेकर सस्पेंस बरकरार है। राष्ट्रपति के पास भेजी गई विनय शर्मा की दया याचिका को आरोपी के वकील फर्जी बता चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आखिर विनय शर्मा के नाम से राष्ट्रपति के पास दया याचिका किसने भेजी? क्या ऐसा साजिशन किया गया? प्रशासन ने इन सवालों के जवाब जानने की कवायद शुरू कर दी है। निर्भया केस के गुनहगार विनय शर्मा की दया याचिका के संबंध में फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इसके लिए SFL की एक टीम को तिहाड़ भेजा जा रहा है, जो जेल नंबर 4 में बंद विनय शर्मा की दया याचिका की जांच करेगी। ये टीम तिहाड़ जेल जाकर विनय के फिंगरप्रिंट और राइटिंग के नमूने लेकर उसकी जांच करेगी। सूत्रों का कहना है कि 3 लोगों की ये टीम मौके पर ही रिपोर्ट देने की कोशिश करेगी ताकि फांसी देने की प्रक्रिया में देरी न हो। दरअसल विनय शर्मा ने जेल से एक पत्र लिखकर शिकायत की थी कि उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका नहीं भेजी है। उसे आशंका है कि उसके नाम से दया याचिका साजिशन लगाई गई है, जिस पर उसके हस्ताक्षर फर्जी हैं। जेल प्रशासन ने भी निर्भया के दोषियों को फांसी देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते आरोपियों पर खास नजर रखी जा रही है और उनकी मेडिकल जांच करवाई जा रही है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के 2 हफ्ते बाद आखिरकार मंत्रियों को कामकाज मिल ही गया। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी 6 मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया। उद्धव ठाकरे ने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा है। हालांकि गृह मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय शिवसेना ने अपने पास ही रखा है।
शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय के साथ साथ शहरी विकास, पर्यावरण और पर्यटन विभाग जैसे कुल 9 अहम विभाग दिए गए हैं। तो वहीं शिवसेना कोटे के मंत्री सुभाष देसाई को उद्योग, उच्च तकनीकी शिक्षा, कृषि, खेल, परिवहन के साथ युवा और रोजगार मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। एनसीपी कोटे से मंत्री बने जयंत पाटिल को वित्त मंत्रालय, हाउसिंग, श्रम और खाद्य आपूर्ति के साथ 8 मंत्रालय का कामकाज सौंपा गया है। तो छगन भुजबल को ग्रामीण विकास, जल संपदा समेत 6 अहम विभाग का जिम्मा मिला है। तो वहीं कांग्रेस के नितिन राउत पीडब्ल्यूडी, आदिवासी पिछड़ा वर्ग आयोग समेत कुल 9 विभाग का कामकाज संभालेंगे, जबकि कांग्रेस के बाला साहेब थोराट को राजस्व, बेसिक शिक्षा, ऊर्जा समेत 6 अहम विभाग मिले हैं। सरकार में शामिल तीनों दलों में गृह मंत्रालय को लेकर पेंच फंसा हुआ था, जिसे शिवसेना ने अपने पास रखकर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने दिल्ली सरकार को तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन नहीं होने का हवाला क्या दिया। आम आदमी पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई। दिल्ली में चुनाव नजदीक है, लिहाजा आप नेता सवाल पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली सरकार ने एडवांस में IRCTC को भुगतान कर दिया था, तब IRCTC उन रूटों पर ट्रेन नहीं होने का रोना किसके इशारे पर हो रही है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों को 12 धार्मिक स्थलों की मुफ्त में यात्रा कराती है। अब तक इस योजना के तहत 32,828 यात्री यात्रा कर चुके हैं, जबकि 63,432 लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। दिसंबर जनवरी में यात्रा पर जाने के लिए 30,877 बुजुर्गों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अगले 2 महीने में 30 ट्रेन जाने वाली है। इनमें से 18 ट्रेन इसी महीने जाने वाली थी, कुछ ट्रेनें गई भी हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने संसद में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सिसोदिया के मुताबिक रेल मंत्री ने उन्हें जल्द ही ट्रेनों को उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। अब तबाही की आग पर काबू पाना होगा मुमकिन। फैक्ट्री या घर में आग लगने से पहले आएगा अलर्ट। फोन पर मैसेज के जरिए बजेगा फायर अलार्म। जल्द ही मार्केट में एक ऐसा फायर अलार्म आने वाला है जो आग या धुएं जैसी किसी भी हालत में आपके फोन पर अलर्ट मैसेज भेजेगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में IAEA एक्सपो की शुरुआत हुई है। 14 दिसंबर तक चलने वाले इंडिया इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्ट अप्लायंसेज एग्जीबिशन में घर में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों के साथ साथ तमाम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शामिल किए गए हैं। एग्जीबिशन में चाइनीज कंपनी के स्मोक अलार्म को भी शामिल किया गया है। दरअसल हाल फिलहाल में आग की घटनाओं और उनसे होती तबाही को देखते हुए इस तरह के गैजेट्स की मार्केट में खासी मांग है। अब ये आग की रोकथाम करने में कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी ये फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एग्जीबिशन के लिए रखा गया है, लेकिन अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिला तो जल्द ही ये इंडिया में भी मौजूद होगी। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें इंडियन मार्केट में अवेलेबल होंगी, जाहिर तौर पर घर और फैक्ट्री या जो दूसरे संस्थान हैं उनकी सुरक्षा आग से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। उसके छूते ही पेड़ की पत्तियां जलने लगती हैं। उसके पास आने से ट्यूबलाइट जलने लगती है। पास आए तो लगेगा जोर का झटका। ग्रेटर नोएडा के छात्र अनुभव ने खास मकसद से इस डिवाइस को तैयार किया है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को कम करने में अनुभव का ये आविष्कार काम आ सकता है। गवर्नमेंट ऑल्सो शुड सपोर्ट, ये लड़का को सपोर्ट करना है। इनका आदत ये नहीं है एक ही प्रोडक्ट बनाया, इसने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। यही थोड़ा सा देश के लिए अच्छा है, इसलिए इसको हम आगे प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। अनुभव की इस खास डिवाइस की चर्चा पूरे इलाके में है। सभी इसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन ये महिलाओं के लिए कितनी कारगर साबित होगी, इसके लिए एक्सपर्ट्स की मुहर लगना जरूरी है, जिसका उन्हें इंतजार है। छात्र ने अपना काम कर दिया है, अब काम करना है सरकारों को और उन लोगों को जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री। बुरी आत्मा से डर की कॉमेडी पर बनी ये फिल्म आपको याद होगी, जहां बुरी आत्मा से बचने के ड्रामे का मजाक बनाया गया था। लेकिन ऐसा ही कुछ केजरीवाल सरकार के दफ्तर में हो रहा है। बुरी आत्माओं का प्रवेश निषेध है। यही वो पोस्टर है जो कुछ घंटे पहले तक दिल्ली सरकार के सूचना निदेशालय के दफ्तर में लगा हुआ था। पोस्टर का जो वीडियो वायरल हुआ
उसमें दफ्तर में कोई अफसर कर्मचारी नहीं दिख रहा, लेकिन दफ्तर का बोर्ड और उसके नीचे पोस्टर जरूर दिख रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होते ही इस पोस्टर को हटा लिया गया, लेकिन दफ्तर के डायरेक्टर ने माना है कि ऐसा पोस्टर किसी ने लगा दिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि किसी को ये जानकारी नहीं कि यहाँ दफ्तर के अंदर पोस्टर किसने लगाए, लेकिन ये एक बड़े विवाद की वजह तो बन ही गया है, क्योंकि इस पोस्टर से नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो स्त्री फिल्म में दिखाया गया था कि जगह जगह पोस्टर लगे थे भूतों को भगाने के लिए, कमोबेश ऐसी ही स्थिति डीआईपी के इस दफ्तर में भी नजर आई। संसद में संस्कृत विश्वविद्यालय बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद गणेश सिंह का दावा चर्चा का विषय बन गया। बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने चर्चा के दौरान दावा किया कि संस्कृत बोलने से नर्वस सिस्टम बेहतर होता है और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। बीजेपी सांसद ने एक अमेरिकी संस्थान के हवाले से दावा किया कि संस्कृत बोलने से नर्वस सिस्टम बेहतर होता है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के अनुसार संस्कृत भाषा में बात करने से मानव शरीर की तंत्रिका सक्रिय रहती है। ये अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कहना है। इस चर्चा के दौरान लोकसभा ने गुरुवार को देश में 3 मानद संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने वाले केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक मंचले की पिटाई हो गई। यहाँ के कॉलेज के सामने मंचलों की मौजूदगी की लगातार शिकायतें आ रही थी। मंचले कॉलेज आने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी और अश्लील कमेंट करते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कॉलेज के सामने सादी वर्दी में तैनात लेडी सिंघम ने एक मंचले को पकड़ा और उसकी जमकर खबर ली। काफी देर तक इस शोहदे पर थप्पड़ों की बारिश होती रही। बीच सड़क पर लेडी सिंघम ने इसकी करतूतों के लिए सजा दी। पुलिस ने 8 मंचलों को गिरफ्तार कर उनकी असली जगह पहुंचा दिया है। यूपी में मंचलों को सबक सिखाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन पर है। इसके लिए जगह जगह अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इटावा में इन दिनों इटावा महोत्सव चल रहा है। ऐसे में वहां भी महिला सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। यहां महिला पुलिस ने एक मंचले को पकड़ा और नुमाइश ग्राउंड में ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। एंटी रोमियो दल ने ग्राउंड में ही मंचले से उठक बैठक लगवाई और फिर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। एंटी रोमियो स्क्वाड ने महोत्सव के दौरान आ रहे लोगों, खासतौर पर महिलाओं को जागरूक किया और महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रेरित किया। यूपी के सीतापुर में एक शख्स खुलेआम हथियार लहराता दिखा। हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो गया। तस्वीरें यहां के पिसावा थाना इलाके की हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष को धमकाने के लिए यह शख्स खुलेआम असलहा लहराता है ताकि अपनी दबंगाई दिखाकर दूसरे पक्ष को डरा सके। हालांकि जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो आरोपी फरार हो गया। लेकिन अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक लंबे अरसे से इस शख्स के खिलाफ शिकायतें आ रही थी। देश भर में रेप के आरोपियों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी से आई हैं, जहां रेप के एक आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उस पर लोगों का गुस्सा फट पड़ा। कोर्ट में मौजूद लोगों ने रेप के आरोपी की जमकर पिटाई की। हालांकि पुलिस ने आरोपी को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों से उसे बचा नहीं सकी। दरअसल इस शख्स पर 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का आरोप है। यही वजह है कि पुलिस आरोपी को जैसे ही कोर्ट ला रही थी तभी गुस्साए परिजनों और रिश्तेदारों ने इस आरोपी पर हमला कर दिया और उसकी पिटाई करने लगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में दिन दहाड़े 2 चोरों ने बाइक पार कर दी। चोरी की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कैसे 2 चोर मिलकर इस बाइक को उड़ाने की फिराक में है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के आरडीसी राजनगर में मौजूद इंस्टीट्यूट के बाहर एक छात्र की बाइक पार्किंग में खड़ी थी। तभी वहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 चोर आते हैं। बाइक पर बैठा शख्स उतरकर चारों ओर देखता है, फिर पार्किंग में खड़ी बाइक पर नजरें टिका देता है। कुछ ही देर में दोनों शातिर बदमाश चोरी की इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हालांकि इनकी ये चोरी पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक लॉरी और बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस टक्कर की वजह से 15 यात्रियों को चोट आई, जिन्हें फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लॉरी गलत साइड से आ रही है। उसी वक्त यात्रियों से भरी कर्नाटक राज्य परिवहन की बस सामने से आ रही थी। लॉरी बस के सामने से दूसरी साइड से निकल रही थी, लेकिन बस का अगला हिस्सा लॉरी के बैक साइड से टकरा गया। हादसे में घायल 15 यात्रियों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के गांव में पीपल के पेड़ पर 50 अजगरों ने आशियाना बना लिया है। बीते 25 सालों में ये सांप गांव में रहने वाले लोगों के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर के भड़ेसर गांव में 50 अजगर ने पीपल के पेड़ पर डेरा जमा लिया है।
इसी वजह से लोग इस गांव को अजगरों की नगरी भी कहने लगे हैं। बताया जा रहा है कि 200 साल पुराने पीपल के पेड़ पर रहने वाले इन अजगरों ने अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस पीपल के पेड़ पर बच्चे निडरता के साथ खेलते हुए नजर दिखाई देते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अजगर पिछले 20 साल से पीपल के पेड़ पर रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये अजगर पेड़ से बहुत ही कम बाहर निकलते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इससे पहले 150 से अधिक अजगर थे। आज इनकी संख्या 50 से 100 के बीच है। मुंबई के एक बड़े अस्पताल केईएम में उस वक्त हंगामा मच गया जब अस्पताल में सांप दिखने की खबर मिली। घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे की है, जब सांप अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में नजर आया। ये सांप वार्ड नंबर 26 में दुबका हुआ था। सांप नजर आते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया और सबसे पहले आनन फानन में वार्ड नंबर 26 को खाली कराया गया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सांप पकड़ने वालों को बुलाया। सपेरों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है ये सांप कॉमन वुल्फ प्रजाति का था। सांप के काबू में आने के बाद अस्पताल प्रशासन और मरीजों ने राहत की सांस ली। राजस्थान के जयपुर में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। यहाँ के रिहायशी इलाके में तेंदुए के आतंक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ एक छत से दूसरी छत पर छलांगे मारता नजर आ रहा है। तेंदुए को देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम भी तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रही। इलाके में डर के माहौल को देखते हुए वन विभाग की टीम ने आसपास के सभी रास्तों को बंद कर दिया है और तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ मोती डूंगरी स्थित इलाके में देखा गया था, लेकिन तेंदुआ वन विभाग की टीम के हाथ नहीं लगा। ड्रोन और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस तेंदुए की तलाश कर रही है, लेकिन इलाके में लोग तेंदुए के डर से दहशत में जी रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीती रात झमाझम बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखी गई। यहाँ रात भर बादल गरजते रहे और बिजली की चमक से बारिश होती रही। कई जगहों पर बारिश की वजह से जाम लग गया। हालांकि दिल्ली में बारिश की वजह से स्मॉग से राहत मिल सकती है। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बादल बरसे।